तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखो, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का मतलब समझने से पहले हमें फॉरेन एक्सचेंज का मतलब समझना है कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। अगर मैं इन जनरल बोलूं तो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है हमारी जो फॉरेन करेंसीज होती हैं, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज में हमारी मेनली जो फॉरेन करेंसीज है वो इंक्लूड होती है। पर जो हमारा फेमा एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, ये एक प्रॉपर डेफिनेशन देता है फॉरेन एक्सचेंज में कि हम कौन कौन सी चीजें जो है फॉरेन एक्सचेंज में इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पर देखो, फेमा एक्ट के सेक्शन 2N के अकॉर्डिंग फॉरेन एक्सचेंज मीन्स फॉरेन करेंसी एंड इंक्लूड्स, यानी कि इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जितनी भी फॉरेन करेंसीज हैं वो हमारी फॉरेन एक्सचेंज में इंक्लूड होती हैं। पर साथ के साथ अगर कोई यहाँ पर हमारा डिपॉजिट, क्रेडिट या बैलेंस है जो कि फॉरेन करेंसी में पेबल है, तो वो भी हमारा जो है फॉरेन एक्सचेंज में इंक्लूड होगा। यानी कि हमारी कोई डिपॉजिट पड़ा हुआ, इंडिया में कोई डिपॉजिट है पर उसकी जो पेमेंट है वो फॉरेन करेंसी में करनी है, तो वो भी हमारा फॉरेन एक्सचेंज में आएगा। नेक्स्ट देखो, ड्राफ्ट, ट्रैवलर चेक्स, लेटर ऑफ क्रेडिट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सप्रेस ऑन ड्रॉन इन इंडियन करेंसी। यानी कि कोई भी ड्राफ्ट हो, ट्रैवलर चेक हो जो कि इंडियन करेंसी में ड्रॉ किया गया हो, यानी कि इंडिया में ड्रॉ किया गया हो, पर उसकी जो पेमेंट है वो फॉरेन करेंसी में होनी है, तो वो भी हमारा फॉरेन एक्सचेंज में इंक्लूड होगा। जैसे कि मान लो एक पर्सन है, इसने बैंक से एक ट्रैवलर चेक जो है, इंडियन बैंक से ट्रैवलर चेक जो है इशू करा है, और इस ट्रैवलर चेक का यूज जो है वो यूएसए में जाके करेगा, तो इस ट्रैवलर चेक की जो पेमेंट होगी वो फॉरेन करेंसी में होगी, तो इसीलिए हम इसको जो है फॉरेन एक्सचेंज में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट देखो, ड्राफ्ट, ट्रैवलर चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट सेम अगर इंडिया से बाहर ड्रॉ किया गया हो, यानी कि कोई ट्रैवलर चेक जो है वो इंडिया से बाहर ड्रॉ किया गया हो, पर उसकी जो पेमेंट है वो इंडियन करेंसी में, यानी कि इंडिया में आके उसकी पेमेंट होनी है, तो वो भी हमारा यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज में इंक्लूड होता है। तो आप देखोगे जितनी भी चीजें हमारी फॉरेन करेंसी से रिलेटेड है, चाहे आप पे कर रहे हो चाहे आप पेमेंट रिसीव कर रहे हो, वो आपका जो है फॉरेन एक्सचेंज में इंक्लूड होगा। क्लियर है? तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जितनी भी फॉरेन करेंसीज हैं, साथ के साथ अगर कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि फॉरेन करेंसी में पेबल हो, या फिर आप इंडियन फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है जो कि इंडियन करेंसी में पेबल हो, तो वो भी हमारा फॉरेन एक्सचेंज में इंक्लूड होता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक ऐसी मार्केट जहां पर फॉरेन करेंसीज का जो है ट्रेड किया जाता है। क्लियर? मतलब ऐसा मार्केट जहां पर एक करेंसी को दूसरी करेंसी के साथ जो है खरीदा या फिर बेचा जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए इंडिया है, ठीक है, इंडिया के पास रुपीस है, उसको यूएस डॉलर चाहिए, तो वो क्या करेगा, रुपीस को बेच के जो है यूएस डॉलर खरीदेगा। अब वो कहां पे खरीदेगा? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। क्लियर है आपको? तो यहाँ पे देखो, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट और फॉरेक्स मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को हम फॉरेक्स मार्केट भी यहाँ पर क्या देते हैं, तो आपने कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। इज द मार्केट वेयर करेंसीज आर ट्रेडेड। मेनली जो हमारी करेंसीज है, यूएस जैसे डॉलर हो गया, रुपीज हो गया, इनको जहां हमें ट्रेड करते हैं वो हमारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता है। नेक्स्ट देखो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉरेक्स मार्केट। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग द फॉरेक्स मार्केट। पहला देखो क्या है, लिक्विडिटी। जो फॉरेक्स मार्केट है वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब फॉरेक्स मार्केट की हेल्प से जितने भी हमारे ट्रेडर्स हैं वो इजिली फॉरेन करेंसी को खरीद या फिर बेच सकते हैं, ठीक है। जो चाहे कोई इंडिया का ट्रेडर है, ठीक है, उसको डॉलर खरीदना है, तो वो आसानी से रुपीस की हेल्प से डॉलर को यहाँ पर खरीद सकता है, ठीक है। तो ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। आपको कोई भी वेट करने की जरूरत नहीं है कि 6 महीने बाद इसकी मैं पेमेंट करूंगा। अगर आपको अभी चाहिए, अभी आपके पास रुपीस पड़े हैं और अभी आपको डॉलर चाहिए, तो आप फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जाओ और जो है डॉलर यहाँ पर खरीदे। तो ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है हमारे ट्रेडर्स को, ठीक है, ताकि वो आसानी से खरीद या बेच सके करेंसीज को। नेक्स्ट देखो क्या है, मार्केट ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। अब ये जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है ना, उसमें मार्केट ट्रांसपेरेंसी जो है बनी रहती है। यानी कि इसमें जो भी ट्रेडर्स होते हैं जो कि फॉरेन एक्सचेंज से डील कर रहे होते हैं, उसको मार्केट से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसके बारे में पता होता है। जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, हमारे ट्रेडर्स को हर तरह की इंफॉर्मेशन जो कि उसके लिए जरूरी है ट्रेड करने के लिए, जैसे कि एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है, किस करेंसी को किसके साथ खरीदोगे तो कितना यहाँ पर प्रॉफिट होगा, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर हमारे ट्रेडर्स के पास होती है। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो, द ट्रेडर्स इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हैव फुल एक्सेस टू ऑल मार्केट डाटा एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। ट्रेडर्स के पास फुल एक्सेस होता है, वो किसी भी इंफॉर्मेशन को जो है निकाल सकते हैं और उससे जो है अपना डिसीजन ले सकते हैं। कोई भी बात जो है हमारी मार्केट में छुपी नहीं रहती है, कोई भी चीज ट्रेडर से छुपाई नहीं जाती है। नेक्स्ट देखो क्या है, डायनामिक मार्केट। जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता है वो हमारा एक डायनामिक मार्केट होता है। इसमें जो करेंसीज ट्रेड की जाती है उनकी जो वैल्यू है वो हर दिन हर सेकंड जो है चेंज होती रहती है। आप लोगों को पता ही है कि जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है, जैसे मान लो कि अभी जो फॉरेन एक्सचेंज रेट हमारा चल रहा है, ठीक है, इंडिया के साथ यूएसए का 80 रुपीज, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो उसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है। आज 80 रुपीज है, कल 81 हो जाएगी, परसों 82 हो जाएगी, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है, एक हमारा यहाँ पर डायनामिक मार्केट है।
नेक्स्ट देखो क्या है, प्रॉम्प्टनेस। ठीक है, प्रॉम्प्टनेस में क्या होता है, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो 24 आवर्स काम करता है, यानी कि आप जब चाहो जो है ट्रेड कर सकते हो। जब भी आपका मन होता है कि मुझे रुपीस बेच के जो है डॉलर्स खरीदने हैं, तो आप आसानी से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जाके ये काम कर सकते हो। आपको किसी इवेंट, पर्टिकुलर इवेंट की यहाँ पर वेट करने की जरूरत नहीं है कि सुबह होगी तभी जाके मैं जो है यहाँ पर करेंसी को खरीदूंगा या बेचूंगा। ठीक है, ये 24 आवर्स काम करता है, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप आसानी से यहाँ पर जो है काम कर सकते हो। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के। नेक्स्ट देखो क्या है, टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ठीक है, अब ये टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है, तो आप लोगों को पता है कि बहुत सारे लोग जो है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में ट्रेड करते हैं, और हर पर्सन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो अलग होती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लो किसी को बहुत जल्दी ट्रेड करना है, यानी कि आज ही रुपीस को बेच के जो है डॉलर खरीदना है, और किसी को क्या है कि वो चाहते हैं कि हम एग्रीमेंट आज कर लें पर उसको हम खरीदेंगे या बेचेंगे फ्यूचर में किसी डेट पे। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग यहाँ पर जो है रिक्वायरमेंट्स हैं, इसीलिए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अलग अलग सेगमेंट्स हैं जिसको हम फॉरेन एक्सचेंज के मार्केट के टाइप्स पे कहते हैं। जिस भी पर्सन को जिस तरह की रिक्वायरमेंट है वो उस मार्केट में जो है जाके यहाँ पे ट्रेड कर सकता है। क्लियर है आपको? तो पहला मार्केट देखो हमारा क्या है यहाँ पर, स्पॉट मार्केट। ठीक है, अब स्पॉट मार्केट क्या होता है, देखो ऐसी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जिसमें जो ट्रेड है, करेंसीज का ट्रेड है, बहुत जल्दी होता है। यूजली जो स्पॉट मार्केट है उसमें 1 या 2 दिन में जो है ट्रेड सेटलमेंट हो जाता है। यानी कि जैसे एग्जांपल से मान के चलो, एक पर्सन ए, ठीक है, ए पर्सन है, इसने क्या किया आज, ठीक है, इसने आज यहाँ पे टुडे जो है यहाँ पर खरीदने का सोचा, इसने सोचा कि मुझे यूएसडी खरीदना है रुपीस के बदले में। ठीक है, तो अगर वो स्पॉट मार्केट में ट्रांजेक्शन करता है तो इसकी जो ट्रांजेक्शन है वो अगले 1 या 2 दिन में जो है फटाफट से जो है कंप्लीट हो जाएगी। मान के चलो कि आज मंडे है, तो ट्यूसडे को इसकी जो ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि जो भी कोई पर्सन बहुत जल्दी एक्सचेंज करना चाहता है करेंसीज का, तो वो कहाँ जाएगा, स्पॉट मार्केट में जाएगा, और जैसे ही वो ट्रांजेक्शन करेगा तो उस वक्त जो भी करंट एक्सचेंज रेट चल रहा होगा उस पर जो है उसकी करेंसी को जो है एक्सचेंज कर दिया जाएगा। और जनरली जो रेट, ठीक है, स्पॉट मार्केट में जिस रेट पे करेंसीज को ट्रेड किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है, उसे हम स्पॉट रेट के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपने यहाँ पर ध्यान रखना है, इसके ऊपर एमसीक्यू बन सकता है। नेक्स्ट देखो क्या है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब तो ये हो गई कि अभी जो है एग्रीमेंट किया और अभी जो है सेटलमेंट भी होगी। कई पर्सन ऐसे भी होते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, सिर्फ अपने रिस्क को डिवर्सिफाई करना चाहते हैं। वो क्या करते हैं कि वो सोच एग्रीमेंट आज कर लेते हैं किसी भी पर्सन के साथ, एग्रीमेंट आज कर लेते हैं, पर वो ट्रांजैक्शन जो है कब करना चाहते हैं, किसी फ्यूचर डेट में। जैसे एग्जांपल के मान लो एक पर्सन ए है, ठीक है, इसे लगता है कि जो डॉलर का प्राइस है ना रुपीस के अगेंस्ट, वो आने वाले समय में जो है बढ़ जाएगा। यानी कि मान के चलो कि अभी अगर 80 रुपीज चल रहा है, ठीक है, $1 के बदले में हमें 80 रुपीज पे करने पड़ रहे हैं, तो इसे लग रहा है कि 1 साल बाद ना जो इसका प्राइस है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 90 हो जाएगा, तो इसको लॉस होने का डर है। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने एक बी पर्सन के साथ यहाँ पर क्या कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि 1 साल बाद मैं आपसे जो है यहाँ पर 100 यूएसडी खरीदूंगा। ठीक है, चलो 1000 करो, 1000 यूएसडी करूंगा एट द रेट ऑफ 80 रुपीज, जो अभी चल रहा है। क्या चल रहा है, तो यहाँ पर देखो एग्रीमेंट कब हुआ, आज। एग्रीमेंट कब हुआ, आज, पर खरीदा और बेचा कब जा रहा है, ट्रेड कब कंडक्ट किया जा रहा है, 1 साल के बाद। तो ये हमारा क्या होता है यहाँ पर, फॉरवर्ड मार्केट। यानी कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे जो एग्रीमेंट्स हैं जिस मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं उसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, फॉरवर्ड मार्केट। यानी कि अगर कोई पर्सन अभी ट्रेड नहीं करना चाहता, अभी सिर्फ एग्रीमेंट करके रखना चाहता है और फ्यूचर डेट पे ट्रेड करना चाहता है, तो उसे कहाँ जाना पड़ेगा, फॉरवर्ड मार्केट में। ठीक है, कहाँ पे, फॉरवर्ड मार्केट में। तो यहाँ पे देखो, इन दिस टाइप ऑफ मार्केट देयर इज एग्रीमेंट टू डू अ ट्रेड। एक एग्रीमेंट होता है, एक ट्रेड करना है एट सम फ्यूचर डेट, किसी फ्यूचर डेट पे जो है हमें ट्रेड करना है। जैसे मैंने 1 साल की एग्जांपल दी, एट अ डिफाइंड प्राइस एंड क्वांटिटी। ठीक है, अब देखो जो एग्रीमेंट होता है उसमें सब कुछ डिफाइन होता है कि किस प्राइस पे मैं खरीदूंगा या बेचूंगा और कितनी क्वांटिटी में खरीदूंगा। अब फ्यूचर में जाके ऐसा थोड़ी है कि उसने कहा, सिर्फ यही कह दिया कि मैं खरीदूंगा, क्वांटिटी बताई, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। पूरा यहाँ पे डिटेल में जो है इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। ठीक है, और जो फॉरवर्ड मार्केट होता है ना हमारा, उस जो भी रेट पे ट्रेड किया जाता है उसे हम फॉरवर्ड रेट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, फ्यूचर मार्केट्स। अब ये जो फ्यूचर मार्केट है ना, वो हमारा फॉरवर्ड जो मार्केट है उसी का एक एक्सटेंशन है, यानी कि उसका अपग्रेड वर्जन है। तो इसमें काम बिल्कुल सेम होता है, बस इसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो थोड़े स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं। ठीक है, जो फॉरवर्ड मार्केट है उसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो स्टैंडर्डाइज कम होते हैं, लोग आपस में मिलकर ही रूल्स एंड रेगुलेशन को यहाँ पर बनाते हैं। पर जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, उसमें सभी कॉन्ट्रैक्ट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो पहले से ही स्टैंडर्डाइज होते हैं। ठीक है, सारा कुछ यहाँ पर यूनिफॉर्म मैनर में होता है। ठीक है, काम बिल्कुल सेम ही होता है। ठीक है, ये क्या करता है, एक पर्सन एग्रीमेंट अभी कर लेता है पर वो ट्रेड करता है एक फ्यूचर डेट पे। क्लियर है। नेक्स्ट देखो हमारे यहाँ पर ऑप्शन मार्केट। ठीक है, अब ये ऑप्शन मार्केट क्या है, देखो ऑप्शन मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड किया जाता है।
ठीक है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए, जो हमारी यहाँ पर करेंसीज है, ठीक है, करेंसीज के लिए जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाते हैं उनको जो है ऑप्शन मार्केट में ट्रेड किया जाता है। क्लियर है। अब ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली होता क्या, ठीक है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, जो भी यहाँ पर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट करता है उस पर्सन के पास एक ऑप्शन होती है कि वो फ्यूचर में एक स्पेसिफिक प्राइस पे सामने वाले पर्सन को एक इंस्ट्रूमेंट या फिर करेंसी जो है वो यहाँ पर बेच सकता है, ठीक है। सिर्फ एक ऑप्शन होती है, ऑब्लिगेशन नहीं होती है। अगर उसका मन करता है कि वो बेचना चाहता है तो वो बेच सकता है या खरीद सकता है, और अगर उसका मन बदल जाता है तो वो इसको कैंसिल भी कर सकता है। अब इसको एक एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर देखो एक पर्सन ए, क्या है यहाँ पर एक पर्सन ए है, ठीक है। इसके बाद जो है इसको यूएसटी खरीदने थे, इसको क्या खरीदने थे यहाँ पर यूएसटी खरीदने थे। किससे खरीदने थे, बी पर्सन से, एक बी पर्सन था यहाँ पर, उसके साथ इसको जो है यहाँ पर खरीदने थे 100 यूएसटी खरीदने थे, पर अभी नहीं खरीदने थे। कब खरीदने थे, एक साल के बाद। कब खरीदने थे, एक साल के बाद। क्लियर है। तो यहाँ पर एक पर्सन को लगता है, ऐसा लगता है कि ये यूएसटी का जो एक्सचेंज रेट है ना वो आगे जाके बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब अभी अगर 80 चल रहा है रुपीज के अगेंस्ट, तो वो 90 रुपीज आगे चलकर हो जाएगा, है ना। तो इसने बी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, क्या कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं फ्यूचर में एक साल तक, ठीक है, एक साल के बाद आपसे जो है यहाँ पर 100 यूएसटी खरीदूंगा एट द रेट ऑफ 80 रुपीज, एट द रेट ऑफ 80 रुपीज। और जो ये पर्सन है और ये पर्सन, इन्होंने आपस में यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। अब इस पर्सन ने इस कॉन्ट्रैक्ट में एक टर्म रख दी कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना वो सिर्फ मेरी एक ऑप्शनल होगी, मतलब कि मेरी ऑप्शन पे डिपेंड करता है। अगर मेरा मन किया कि मैं खरीदना चाहता हूँ, ठीक है, अगर इसको प्रॉफिटेबल लगा तो ये फ्यूचर में जाके $100 एक साल के बाद बी से खरीद लेगा। और अगर कहीं इसका मन यहाँ पर बदल गया, इसको लगा, मान लो कि एक्सचेंज रेट कम हो गया, तो ये जो है इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकता है। तो जो भी इसको खरीदता है, ठीक है, जो भी यहाँ पर पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करता है उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन होती है, नॉट अ ऑब्लिगेशन, कि वो बेच भी सकता है, खरीद भी सकता है, और अगर मन चेंज हुआ तो वो ऐसा नहीं भी करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट अलाउज एन इन्वेस्टर टू बाय और सेल, ठीक है, जिसमें बाय और सेल किया जाता है एन इंस्ट्रूमेंट एट अ डिटरमाइंड प्राइस, जिसमें जो है फ्यूचर में एक इंस्ट्रूमेंट जो हमारा करेंसी है उसको जो है डिटरमाइंड प्राइस पे जो है खरीदने या बेचने के लिए यहाँ पर अलाउ करता है। अब इसमें जो है टर्म जो है वो यहाँ पर फिक्स होती है, यानी कि ये जो ऑप्शन दी जाती है वो सिर्फ और सिर्फ, जैसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था एक साल के लिए, तो एक साल में ये ऑप्शन जो है वो एक्सरसाइज करनी जरूरी होती है। अगर एक साल यहाँ पर बीत गया तो उस केस में ये जो ऑप्शन होगी वो एक्सरसाइजेबल नहीं होगी, ये कॉन्ट्रैक्ट अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हमारे कुछ टाइप्स है किसके, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स के। नेक्स्ट देखो क्या है, फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब ये जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो कौन कौन से यहाँ पर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो इंपॉर्टेंटली ब्रॉड, अगर हम ब्रॉड टाइप्स में डिवाइड करें तो मेनली दो फंक्शन होते हैं। एक हमारा क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन, और एक होता है यहाँ पर हेजिंग फंक्शन, ठीक है। ट्रांसफर फंक्शन में क्या करता है, ये एक देश की करेंसी को दूसरे के देश की करेंसी में ट्रांसफर करता है, यानी कि एक्सचेंज करता है ना। अगर आपको देखो जैसे डॉलर चाहिए, आपको डॉलर चाहिए, ठीक है, तो यूएसए की करेंसी को ट्रांसफर कर रहा है कहाँ पे, इंडिया में ट्रांसफर कर रहा है। क्लियर है। आप रुपीस दिए, यूएसडी डॉलर आपको मिल गया। तो ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पर परफॉर्म करता है, फॉरेन एक्सचेंज एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो है यहाँ पर उसको ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट देखो क्या है, हेजिंग फंक्शन। अब ये हेजिंग फंक्शन क्या होता है, तो आप लोगों को पता है कि जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो क्या है, हमारा डायनामिक मार्केट है। उसमें जो हमारे करेंसीज की वैल्यू है वो चेंज होती रहती है ना। तो उसकी वजह से जो हमारे ट्रेडर्स हैं उनको लॉस होने का यहाँ पर चांस होता है। तो जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो हेजिंग फंक्शन भी परफॉर्म करता है, जिसके अंडर जो ट्रेडर्स हैं वो अपने रिस्क को खत्म कर सकते हैं, हेज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं, जो हमारा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ा था ना, अभी हमने फ्यूचर एक्सचेंज मार्केट के बारे में पढ़ा था ना, तो उससे क्या हो जाए, हम अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। चाहे प्राइस आगे जाके बढ़े, पर हमने तो पहले ही फिक्स कर लिया कि हम तो इतने पे ही खरीदेंगे, जिससे हमारा रिस्क क्या हो जाएगा, यहाँ पर कवर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रांसफर फंक्शन भी परफॉर्म करता है, साथ के साथ रिस्क को खत्म करने, कम करने में भी यहाँ पर हेल्प करता है। क्लियर आपको। नेक्स्ट देखो मार्केट पार्टिसिपेंट्स। अब ये जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता है इसमें कौन कौन लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि कौन कौन यहाँ पर ट्रेड कर पाते हैं। पहला देखो यहाँ पर कमर्शियल बैंक एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। जो हमारी कमर्शियल बैंक और इन्वेस्टमेंट बैंक है ये एक मेन पार्टिसिपेंट है हमारे इंडिया, ठीक है। आपको अगर आपको कोई भी यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्ट करानी, मतलब रुपीस के बदले में डॉलर चाहिए, तो आप अपने आप जाके ये नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मैं करवाना चाहता हूँ, मेरे पास रुपीस है, मेरे को डॉलर चाहिए, तो मैं खुद जाके यहाँ पर एक्सचेंज नहीं करवा सकता। मैं बैंक के मीडियम से जाके बैंक के थ्रू जो है ये एक्सचेंज एक्शन जो है परफॉर्म कर सकता हूँ, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक एक मेजर पार्टिसिपेंट्स होते हैं किसमें, हमारे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, जो कि अपने कस्टमर के लिए, ठीक है, जो अपने कस्टमर के लिए वो जो है फॉरेन एक्सचेंज की जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करते हैं। उनके कस्टमर कहते हैं कि हमें डॉलर चाहिए, तो ये जो है रुपीस के बदले में डॉलर्स इनको प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट देखो ब्रोकर्स, ठीक है। अब ये ब्रोकर्स क्या होते हैं, तो यहाँ पर सिंपली देखो ब्रोकर क्या होते हैं, इंटरमीडिएरी होते हैं, जो कि एक लिंक के तरीके से काम करते हैं, किसके बीच में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट इंडिविजुअल जो है
जैसे कि मान लो मैं हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर फॉरेन करेंसी कन्वर्ट कराना चाहता हूँ, मुझे डॉलर चाहिए, है ना, पर मुझे पता नहीं है कि मैं कहाँ से करवा सकता हूँ, है ना। तो एक बंदा, एक पर्सन आया मेरे पास, उसने कहा कि आपको फॉरेन करेंसी कन्वर्ट करने, मैंने कहा हाँ ठीक है, तो कहता मैं आपको करवाता हूँ, ठीक है। तो वो पर्सन मुझे ले गया बैंक के पास, ठीक है, और उन दोनों के बीच में इसने जो है डील करवाई, ठीक है। इसने पहले मेरे साथ डील की, फिर इस पर्सन ने बैंक के साथ डील की, और दोनों के बीच में इसने एक इंटरमीडिएरी की तरह काम किया और फॉरेन एक्सचेंज की जो ट्रांजेक्शन है उसको कंप्लीट कर दी। क्लियर है। तो ब्रोकर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएरीज होते हैं जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट इंडिविजुअल के बीच में ट्रांजेक्शन को करवाते हैं, डील को करवाते हैं, जिसके बदले में वो एक फी चार्ज करते हैं, क्योंकि ये फ्री में तो कोई काम करेंगे नहीं, उसके बदले में एक फी चार्ज करते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का आपको पता है, जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो उसका मेन काम क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट है जो, उसको कंट्रोल करना, मतलब फॉरेन एक्सचेंज को संभाल के रखना अपने पास, और ज्यादा यहाँ पर फ्लक्चुएशन ना आने दें। जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट है, रुपीज को अगर हमें चेंज करना है किसी फॉरेन एक्सचेंज के साथ, ठीक है, फॉरेन करेंसी के साथ, वो जो एक्सचेंज रेट है उसको कंट्रोल करना, उसमें कंट्रोल में रखना, ताकि उसका जो है हमारी करेंसी पे बुरा इफेक्ट ना पड़े। तो ये कंट्रोलिंग का यहाँ पर मेनली काम करता है। नेक्स्ट देखो क्या है, सॉवरेन फंड्स, ठीक है। अब ये सॉवरेन फंड्स कौन होते हैं, तो जनरली देखो ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ये क्या करते हैं, जो भी हमारा यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन से पैसा आया होता है, ठीक है, या फिर नेचुरल रिसोर्सेज से जो भी पैसा आता है, उसको जो है फॉरेन करेंसी में, एसेट्स में जो है इन्वेस्ट करते हैं। क्लियर है। तो सॉवरेन फंड, सॉवरेन का मतलब क्या होता है, हायर अथॉरिटी, वो है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्राइवेटेशन करने से, यानी कि अपने जो शेयर्स वगैरह प्राइवेट सेक्टर को बेचने से, या फिर नेचुरल रिसोर्सेज जो भी पैसा मिलता है उसको वो फॉरेन करेंसी में जो है यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, हेज फंड्स एंड इन्वेस्टमेंट एंटिटीज, ठीक है। अब कुछ एंटिटीज ऐसे भी होती हैं जो कि यहाँ पर स्पेकुलेटिव पर्पस से आती हैं, यानी कि वो जो फ्लक्चुएशंस आती है ना करेंसी में, कभी बढ़ गया कम हो गया, उसमें जो फ्लक्चुएशंस आती हैं उसका बेनिफिट लेने के लिए भी मार्केट में उतरती हैं। वो सिंपली क्या करती हैं, खरीद लिया, जैसे प्राइजेस हाई हुए, है ना, जैसे डॉलर खरीद लिया, ठीक है, अभी 80 रुपये चल रहा था, जैसे ही उसका 82 रुपीज हो गया, वो क्या करते हैं, उसको सेल कर देते हैं, ठीक है, और उससे वो प्रॉफिट कमा लेते हैं, ठीक है। तो ये मेनली क्या करते हैं, स्पेकुलेटिव पर्पसेस के लिए आते हैं और रिटर्न कमाने के लिए यहाँ पर आते हैं। क्लियर है। इसमें हमारी जनरली जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बैंक्स वगैरह आ जाती है। नेक्स्ट देखो क्या है, इंडिविजुअल्स, जो हम रिटेल कस्टमर्स वगैरह हैं, ठीक है, वो भी जो है स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए भी आते हैं। कई बार तो हमें नीड्स होती हैं, पर ज़्यादातर जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए आते हैं कि वो जो है प्रॉफिट कमा पाए, जो भी यहाँ पर चेंजेस होते हैं प्राइसेस में, उससे यहाँ पर प्रॉफिट कमा पाए। तो ये हमारे कुछ पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो है पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या है, फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट में फेडाई भी कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, देखो, तो सिंपली देखो, ये जो एसोसिएशन है वो हमारे बैंकों की एक एसोसिएशन, ठीक है। जो हमारी फेडाई है वो क्या है, बैंकों की एक एसोसिएशन है, जिसका मेन काम क्या होता है, जो फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन्स होती है ना, उसको फैसिलिटेट करना, उसको कंट्रोल करना, ठीक है। उसके लिए गाइडलाइंस इशू करने, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने, ताकि जो फॉरेन एक्सचेंज में ट्रांजेक्शन्स होती है ना, वो स्मूथली चल पाए, वो अच्छे से काम कर पाए, और जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो है बेनिफिट हो। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो, फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया इज एन एसोसिएशन ऑफ बैंक, ठीक है। इनको जो है बहुत सारी बैंकों ने आपस में मिलकर बनाता है, और ये जो एसोसिएशन है वो इन्हीं मेंबर्स के लिए जो है काम करती है, ताकि इनको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर प्रॉफिट हो। दैट आर ऑथराइज टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब ये जो एसोसिएशन है, ठीक है, ये ऑथराइज है, इसको अथॉरिटी मिली हुई है कि वो जो है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डीलिंग कर सकती है, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन में डीलिंग कर सकती है, ठीक है। अब इसके मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जनरली देखो, जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, फॉरेन कोऑपरेटिव बैंक्स है, ठीक है, या फिर इसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सारे ही इसके मेंबर्स हैं। इन सभी ने मिलकर जो है यहाँ पर इसको बनाया हुआ है, और ये कॉमनली इन सभी के लिए यहाँ पर जो है काम करता है। ये कोई एक पर्टिकुलर एंटिटी के लिए काम नहीं करता, जैसे पब्लिक सेक्टर हो गया, ऐसे नहीं काम करता। जिन्होंने इनको बनाया वो सभी मेंबर्स के लिए जो है यहाँ पर काम करता है। अब इसके फंक्शंस क्या है, इसके यहाँ पर फंक्शंस क्या है, तो सबसे पहले देखो, इशूइंग गाइडलाइंस एंड रूल्स फॉर हैंडलिंग फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस। तो ये क्या करता है, समय समय पे जो है गाइडलाइंस इशू करता रहता है, रूल्स इशू करता रहता है, जिसका यूज करके जो पार्टिसिपेंट है वो फॉरेन ट्रांजेक्शन को यहाँ पर कंडक्ट करेंगे, जिससे जो है मार्केट में ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी और ट्रांजेक्शन अच्छे स्मूथली से चल पाएंगे। आप ही सोच के देखो, अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस हो ही नहीं, सब अपनी मर्जी से काम करेंगे, जिनकी वजह से उनके बीच में कंफ्लिक्ट होगा और ट्रेड रुक जाएगा। तो अगर सभी को पता है, रूल्स एंड रेगुलेशन स्पेसिफाई किए हुए हैं, तो वो जो है उसी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे और काम अच्छे से यहाँ पर होगा, किसी के साथ फ्रॉड भी यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट देखो क्या है, ट्रेनिंग ऑफ बैंक पर्सोनल इन द एरियाज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जो भी हमारे बैंक
बैंक के एम्प्लॉयज हैं जो कि फॉरेन एक्सचेंज में काम करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी ताकि वो कस्टमर से अच्छी तरीके से डील कर पाए, ठीक है, ताकि जो फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन है वो अच्छे से यहाँ पर कंडक्ट हो पाए। इसके साथ साथ ये जो हमारे मेंबर्स हैं, जो मेंबर बैंक्स हैं जिन्होंने इस एसोसिएशन को बनाया, उसको एडवाइस भी देते हैं, ठीक है, जैसे कि डिफरेंट इश्यूज हो गए, इंपॉर्टेंट इश्यूज हो गए, ठीक है, बैंक को नहीं समझ आ रहा कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए, तो ये जो है एक एडवाइजरी बॉडी की तरह अपने मेंबर्स बैंक को असिस्ट करता है, उनको एडवाइस देता है कि आप इस काम को ऐसे जो है अच्छे तरीके से कर सकते हो, इससे आपको ज्यादा यहाँ पर प्रॉफिट होगा। तो इसको ये ना हर तरीके से अपने जो मेंबर्स बैंक है उसकी यहाँ पर हेल्प करता है। क्लियर है? साथ के साथ जो डेली हमारे रेट्स होते हैं, जो एक्सचेंज रेट होते हैं, वो भी बताता रहता है हमारे मेंबर्स बैंक को। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे किसके, हमारे फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो इससे एक लाइन में यहाँ पर बताऊं, एक ऐसी एसोसिएशन जो कि मेनली बनाई गई है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन के लिए, और वो जो है इसी के साथ डील करती है और रेगुलेशंस वगैरह यहाँ पर इशू करती है। नेक्स्ट देखो हमारे यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसको हम शॉर्ट में फेमा एक्ट भी कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, तो आप लोग को जैसे पता है कि किसी भी देश के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को मेंटेन करके रखना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। जितना ज्यादा किसी देश के पास फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स होंगे उतनी ज्यादा उसकी जो है यहाँ पर ग्रोथ होगी। तो ऐसे ही जो इंडिया है उसे के लिए भी ये जरूरी था कि वो जो है फॉरेन एक्सचेंज को अपने पास जो है रिजर्व्स मेंटेन करके रखे, ठीक है। अब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, अगर हमारे जो फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज आते हैं, हमारे पास जो फॉरेन करेंसीज आती हैं, उनको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाए ताकि कोई भी यहाँ पर अनऑथराइज ट्रांजेक्शन ना हो, जिसकी वजह से जो हमारे फॉरेन रिजर्व्स हैं वो यहाँ पर खत्म हो जाए। क्लियर है? तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को बनाया गया था मेनली जो हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन होती थी उसको मैनेज करने के लिए। जो भी हमारे फॉरेन एक्सचेंज आते थे या फिर जाते थे उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाता था ताकि हमारे देश में जो है फॉरेन एक्सचेंज बढ़े ना कि घटे। क्लियर है? अब आप सोचोगे कि फॉरेन एक्सचेंज जो मैनेजमेंट एक्ट है वो आया था 1999 में, तो क्या इससे पहले कोई रूल नहीं था, कोई एक्ट नहीं था जो कि फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन को यहाँ पर रेगुलेट करता था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को रेगुलेट करता था? तो इसका आंसर क्या है, इससे पहले एक्ट हमारा था। इससे पहले जो एक्ट था वो था हमारा यहाँ पर फेरा एक्ट 1973। क्या था हमारा यहाँ पर 1973, ठीक है। तो फेमा से पहले जो हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करने का काम कौन करता था, फेरा 1973, ठीक है। अब आप सोचोगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पर देखो क्या है, एम का डिफरेंस है, बाकी सारा कुछ सेम। इसका नाम क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसका नाम क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। तो ये जो आर का डिफरेंस है ना, इसी से दोनों के बीच में आपको डिफरेंस पता लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आर डिनोट कर रहा है रेगुलेशन का, यानी कि जो फेरा एक्ट था ना वो मेनली क्या करता था, फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करता था। मतलब कि ऐसे कोशिशें करता था कि जो फॉरेन एक्सचेंज है वो हमारे पास ज्यादा से ज्यादा जो है रिजर्व रहे, हमारे पास से फॉरेन एक्सचेंज ना जाए, ठीक है। हमारे पास से जो है, हमारे देश से फॉरेन एक्सचेंज जो है बाहर ना जाए, वो हमारे पास ही रहे। तो ये क्या करता था, तरह तरह के जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाता था ताकि कम से कम यहाँ पर जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन हो, जिसकी वजह से जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है वो हमारे पास ही रहे। पर फेमा जो है ये अलग, फेमा क्या है, अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि इसमें एम का मतलब मैनेजमेंट। जो फेमा है वो रेगुलेट नहीं करता था फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन को, ये रेगुलेट नहीं करता था, ये मैनेज करता था। ये चाहता था कि जो फॉरेन ट्रांजेक्शन्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा हो, जिससे जो है हमारे देश में जो है फॉरेन करेंसी आए, हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़े। पर ये क्या करता था, उन ट्रांजेक्शन्स को जो भी होती थी जिनकी वजह से हमारे पास फॉरेन करेंसीज आती थी, उनको जो है मैनेज करता था, उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज करता था ताकि जो सही तरीके से हमारे पास जो है रिजर्व्स मेंटेन हो, ठीक है, कोई भी यहाँ पर अनऑथराइज एक्टिविटी ना हो। तो मेन डिफरेंस दोनों के बीच में क्या है, एक का काम था रेगुलेट करना, ठीक है, कम से कम ट्रांजेक्शन करवानी ताकि फॉरेन रिजर्व्स हमारे पास ही मेंटेन रहे। दूसरे का काम था कि ट्रांजेक्शन ज्यादा हो, डेवलपमेंट करनी है ट्रांजेक्शन की, पर उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है ताकि यहाँ पर किसी भी तरह की यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो, हमारे फॉरेन रिजर्व्स कम ना हो। क्लियर है? तो यहां पे देखो, इट इज अ सेट ऑफ रेगुलेशन दैट एम्पावर्स द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू पास रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटिंग टू द फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। तो जो हमारा ये एक्ट है वो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पावर देता है कि वो डिफरेंट डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस बना पाए, जिनका यूज करके हमारे देश में जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन है उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जा सके, हमारे देश के लिए फेवरेबल यहाँ पर बनाया जा सके, ठीक है। अब इसके फीचर्स क्या है, जो हमारा फेमा एक्ट है उसके फीचर्स क्या है, तो सबसे पहले देखो इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था 1999 में, ठीक है।
और इसको जैसे ही इंट्रोड्यूस किया गया था, जो हमारा फेरा एक्ट था, इसको यहाँ पर खत्म कर दिया गया था, यानी कि फेरा एक्ट 1973 को रिप्लेस करके हमने फेमा एक्ट यहाँ पर बनाया था। क्लियर है। नेक्स्ट, अब इसको क्यों बनाया गया था, तो यहाँ पर देखो ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रमोट ओवरसीज ट्रेड। ओवरसीज ट्रेड का मतलब जो हमारा फॉरेन ट्रेड है उसको यहाँ पर बढ़ाना, साथ के साथ जो एक्सटर्नल पेमेंट है उनको भी फैसिलिटेट करना। क्योंकि देखो अगर फॉरेन ट्रेड होता है, ठीक है, हम इंपोर्ट कराते तो हमें पेमेंट्स भी यहाँ पर करनी है। तो यहाँ पर जो फेमा था, जो हमारा फेमा एक्ट था, वो क्या करता था, जो फॉरेन ट्रेड है उसको भी बढ़ाता था और उसकी जो पेमेंट्स करती थी वो भी यहाँ पर अच्छा करता था। लोग आसानी से यहाँ पर पेमेंट कर पाते थे, जो इंपोर्टर थे वो आसानी से पैसा यहाँ पर पे कर पाते थे। नेक्स्ट देखो हमारा, फेमा वाज इंट्रोड्यूस टू मैनेज द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इंस्टेड ऑफ रेगुलेटिंग। तो मैंने ऑलरेडी आपको पॉइंट बता दिया। जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है उसको ले आया गया था फॉरेन जो हमारे एक्सचेंज है उसको मैनेज करने के लिए, ना कि रेगुलेट करना। मतलब रेगुलेट नहीं करना है, इसको प्रॉपर तरीके से जो है यहाँ पर मैनेज करना। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान रखना है, इसके ऊपर भी एमसीक्यू यहाँ पर बन सकता है। नेक्स्ट देखते हैं इसकी एप्लीकेबिलिटी, कि फेमा कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होता है। तो पहला देखो, ये होल ऑफ इंडिया, मतलब कि ये इंडिया में सभी पे लागू होता है। ठीक है, जितनी भी हमारी कंपनीज है जो कि फॉरेन एक्सचेंज से डील करती हैं, उन अगर वो इंडिया में स्टैब्लिश है, ठीक है, तो उन पे फेमा एक्ट जो है अप्लाई होगा और उन्हें जो है इस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर कोई यहाँ पर कंपनी जो है वो इंडिया से बाहर है, ठीक है, किसी कंपनी की ब्रांच या फिर पूरी सब्सिडरी कंपनी इंडिया से बाहर है, पर उसको जो कंट्रोल कर रहा है वो इंडिया में बैठा है, तो उस पे भी फेमा का एक्ट जो है अप्लाई होगा। जैसे मान लो यहाँ पर एक XYZ लिमिटेड है, ठीक है, एक कंपनी है जो कि यूएसए में, क्या है यहाँ पर हमारी यूएसए में है, ठीक है, पर इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका जो मेन पर्सन है, जो मालिक है, वो इंडिया का रेजिडेंट है, तो इस कंपनी पे भी यहाँ पर जो है फेमा एक्ट जो है अप्लाई होगा। क्लियर है आपको। नेक्स्ट देखो हमारा अथॉरिटीज एंड एनफोर्समेंट मशीनरी। अब ये क्या, सबसे पहले बात करते हैं अथॉरिटीज की। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अथॉरिटीज मेनली वो पर्सन जिनको जो फेमा है वो यहाँ पर पावर प्रोवाइड करता है कि वो जो है फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस बना पाए, जिसकी हेल्प से हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज किया जा सके। क्लियर है। मेनली हमारी दो अथॉरिटीज हैं, ठीक है, एक हमारा क्या है आरबीआई, ठीक है, जो कि यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड रेगुलेशंस बनाता है, जिनको फॉलो करना जरूरी होता है जब भी फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन की जाती है। और जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो रूल्स यहाँ पर बनाता है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेशंस बनाएगा और जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यहाँ पर रूल्स बनाएगा। अब इनको यहाँ पावर्स कहाँ से मिलेगी, इनको पावर्स कहाँ से मिलेगी, तो यहाँ पर देखो फेमा से। क्या है हमारी यहाँ पर फेमा से, यानी कि ये डायरेक्टली जो है फेमा की प्रोविजंस को यूज करते हैं, फेमा को यहाँ पर कंट्रोल करते हैं। क्लियर है। तो कौन कौन सी ऐसी बॉडीज हैं, ठीक है, जिनको यहाँ पर फेमा से पावर मिलते हैं या फिर गवर्निंग बॉडी कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो पावर्स आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही मिलेगी। तो इसमें अलग अलग उनके ही, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसी के डिपार्टमेंट्स को यहाँ पर अलग अलग पावर्स मिलेंगे। तो पहला देखो डिपार्टमेंट हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट। ठीक है, उसके बाद डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, ये हमारा गवर्नमेंट के अंडर है। ऐसे ही सेंट्रल मार्केट डिवीजन है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है। फॉरेन ट्रेड डिवीजन है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। ठीक है, अब यहाँ पर तीन तीन नाम है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। मेन बॉडी कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिसके ऊपर ऑनरशिप कौन है, हमारी गवर्नमेंट है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स आता है, उसके अंदर जो फॉरेन ट्रेड डिवीजन है उसको यहाँ पर पावर्स मिलती है यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के। ठीक है, तो ये हमारे कुछ अथॉरिटीज हैं जो कि फेमा इनको जो है फेमा पावर्स प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट देखो मशीनरी रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फेमा। ठीक है, अभी हमने बात कर ली ये जो अथॉरिटीज है वो फेमा की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। हम उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को अप्लाई करने का काम कौन करती है, हमारी मशीनरी रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस एस्पेक्ट ऑफ फेमा। यानी कि ये जो बॉडीज हम पढ़ेंगे ये मेनली क्या करेंगे, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बनाए, जो फेमा के प्रोविजंस हैं उनको अप्लाई करने में हेल्प करती हैं। यही मेनली जो है अप्लाई करती हैं, लोगों को ये इंश्योर करती है कि जो पार्टिसिपेंट है इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें। अब ये कौन कौन सी बॉडी है, सबसे पहले देखो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ठीक है, अब ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या होता है, सबसे पहले देखो ये एक ऐसी बॉडी होती है जो कि हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बनाए हैं, जो हमारे फेमा एक्ट के प्रोविजंस हैं उनको जो है इन्फोर्स करती है, यानी कि लागू करती है। ठीक है, मार्केट में अप्लाई करती है ताकि लोग जो है वो यहाँ पर इसको फॉलो करें। अगर कोई पर्सन यहाँ पर इन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता तो उसको पेनल्टीज यहाँ पर भरनी पड़ती है। तो यहाँ पर देखो टू एनफोर्स द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड एस्टैब्लिश द डायरेक्टरेट ऑफ यहाँ पर एनफोर्समेंट। ठीक है, तो इसको एस्टैब्लिश किसने किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर कहाँ से मिली है, फीमा से। क्लियर है आपको।
क्यों इस्टेब्लिश किया? ताकि जो प्रोविजंस हैं हमारे एक्ट की, ठीक है, जो बनाए गए हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए, उसको लेवी किया जा सके। नेक्स्ट देखो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ठीक है। अब ये क्या है? तो यहाँ पर देखो जो भी पर्सन, ठीक है, एनफोर्समेंट डायरेक्टर डिपार्टमेंट के द्वारा जो हमारे प्रोविजंस हैं जो लेवी किए गए हैं, अप्लाई किए गए हैं, उनको फॉलो नहीं करता तो उसको नोटिस भेजने का काम ये करता है, ठीक है। उस पर्सन को नोटिस भेजा जाएगा, वो आया जाएगा, ठीक है, उसकी सुनवाई होगी, ठीक है, जो भी पेनल्टी वगैरह भरनी पड़ेगी, वो काम कौन करता है? हमारा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ये सिर्फ लेवी करेगा, ये सिर्फ लेवी करेगा, और जैसे ही उसका कॉन्ट्रावेंशन होगा, कोई फॉलो नहीं करेगा, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नोटिस भेजेगी, उसको बुलाएगी और उसकी कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट हो गया स्पेशल डायरेक्टर। अब ये स्पेशल डायरेक्टर क्या होता है? तो यहाँ पे देखो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है वो फैसला करती है कि आपको इतनी पेनल्टी वगैरह भरनी पड़ेगी क्योंकि आपने ये रूल तोड़ा है। अगर किसी पर्सन को ऐसा लगता है कि ये जो फैसला है वो सही नहीं है, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर एक पर्सन ए है, ठीक है, इसको ऐसा लगता है, हमें होता है ना कि हमारी गलती नहीं है, ठीक है, ए पर्सन को लग रहा है कि मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी जो हमारा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है उसने इसके ऊपर पेनल्टी लगा दी, तो वो इस केस में देखो यहाँ पर जो हमारा स्पेशल डायरेक्टर है, इसके पास अपील कर सकता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, आप सुनवाई करो। जैसे हमारा होता है ना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अपील हम यहाँ पर कर सकते हैं, हाई कोर्ट में फैसला नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ। ऐसे ही अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से काम नहीं बना, ठीक है, हमें शिकायत है, तो हम स्पेशल डायरेक्टर के पास जा सकते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। अब देखो अगर अब ऐसा भी तो होता है ना, ऐसा भी तो होता है कि जो स्पेशल डायरेक्टर है इसने भी उसी के अगेंस्ट फैसला सुना दिया और इसको अभी भी नहीं लग रहा कि मेरी गलती है ए पर्सन को, तो वो कहा जा सकता है अपीलेट ट्रिब्यूनल। यानी कि अगर कोई पर्सन कि यहाँ पर हमारे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और स्पेशल डायरेक्टर के ऑर्डर से खुश नहीं है, ठीक है, उसे लग रहा है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, तो वो जो है अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जा सकती है और वो जो है इसके रिगार्डिंग फैसला सुना सकती है। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज है जो कि फेमा एक्ट के अंडर यहाँ पर आती है। नेक्स्ट वो क्या है? इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है जो कि यहाँ पर फॉलो करने पड़ते हैं हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको। तो पहले देखो हम सारे सेक्शंस नहीं पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस ही पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। पहले देखो सेक्शन 3 क्या है हमारा? सेक्शन 3 क्या बोल रहा है? प्रोहिबिट्स डीलिंग्स, ठीक है, जितने भी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन होती है उसको ये प्रोहिबिट करता है, एक्सेप्ट अगर कोई ट्रांजेक्शन यहाँ पर जो है ऑथराइज पर्सन के थ्रू होते हैं। यानी कि कोई भी पर्सन यहाँ पर अगर फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन करना चाहता है, फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग करना चाहता है, तो उसे एक ऑथराइज पर्सन चाहिए। पहले वो ऑथराइज पर्सन को अपॉइंट करेगा और उसके थ्रू ये ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर सकता है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन ने ऑथराइज पर्सन को अपॉइंट नहीं किया तो वो ट्रांजेक्शन को यहाँ पर अगर करता है तो वो लीगल नहीं होता, उसके ऊपर पेनल्टीज लगेंगी। नेक्स्ट देखो हमारे पास सेक्शन 4 क्या हमारा यहाँ पर सेक्शन 4, जो सेक्शन 4 है ये क्या करता है? रिस्ट्रेन्स एनी रेजिडेंट इन इंडिया, एनी पर्सन जो कि इंडिया में रहता है उसको ये रोकता है। किस चीज से रोकता है? एक्वायरिंग, होल्डिंग, ओइंग, प्रोसेसिंग, ट्रांसफरिंग एनी फॉरेन एक्सचेंज या फिर फॉरेन सिक्योरिटी और एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। यानी कि कोई भी फॉरेन एक्सचेंज, कोई भी फॉरेन करेंसी को एक्वायर करने, अपने पास होल्ड करके रखने, ठीक है, या फिर ट्रांसफर करने से ये रोकता है। अब इसमें हमारी जो फॉरेन सिक्योरिटीज हैं वो भी आ जाती हैं, और अगर कोई प्रॉपर्टी है जो कि आपने फॉरेन में जो है खरीदी हुई है, ठीक है, खरीदी हुई है, वो भी यहाँ पर आ जाती है। तो कोई भी पर्सन ये काम नहीं कर सकता एक्सेप्ट अगर यहाँ पर उसको एक्ट अलाउ करता है। यानी कि ये काम करने के लिए उस पर्सन को पहले जो है परमिशन लेनी पड़ती है फेमा से, उसकी जो प्रोविजंस है उनके अकॉर्डिंग ही ये काम कर सकता है, इसके अलावा नहीं। कोई भी पर्सन अपनी मर्जी से ये काम नहीं कर सकता। नेक्स्ट देखो हमारे यहाँ पर सेक्शन 6, ठीक है, सेक्शन 6 क्या बोल रहा है? कोई भी पर्सन यहाँ पर कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन यहाँ पर कर सकता है, ठीक है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, जिससे ऐसी ट्रांजेक्शन जिससे हमारी कोई यहाँ पर फॉरेन एसेट वगैरह जो है वो इंक्रीज होती है, कोई एसेट यहाँ पर बनती है, तो वो हमारे कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन होते हैं। तो कोई भी पर्सन अगर कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन करना चाहता है तो वो जो है ऑथराइज पर्सन के साथ में मिलकर उसके थ्रू जो है ये काम कर सकता है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर सेक्शन 7 डील करता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। क्या आप लोगों को पता है कि जो जब भी कोई पर्सन एक्सपोर्ट करता है तो उसे पेमेंट रिसीव होती है। पेमेंट कहाँ से रिसीव होती है? फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, तो फीमा एक्ट इस पे इसको मैनेज करेगा। तो सेक्शन 7 क्या कहता है? जो भी एक्सपोर्टर है, ठीक है, वो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है, उनको कितनी इसके अगेंस्ट जो है पेमेंट रिसीव होगी, उसकी सारी इंफॉर्मेशन जो है उसे यहाँ पर आरबीआई या फिर आरबीआई ने अगर किसी और दूसरी कंपनी को अपॉइंट किया इस काम के लिए तो उसको ये इंफॉर्मेशन जो है पब्लिश करनी पड़ेगी, ताकि आरबीआई को पता हो कि हमारे देश में कितनी फॉरेन करेंसी आ रही है और कितनी फॉरेन करेंसी हमारे यहाँ पर जा रही है, ठीक है। तो फॉरेन जो एक्सपोर्टर है उनको सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी आरबीआई को। नेक्स्ट है वो क्या है? सेक्शन 10 एंड 12। सेक्शन 10 एंड
12 डील करता है ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ द ऑथराइज पर्सन। ठीक है, अब ये ऑथराइज पर्सन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, क्योंकि ज्यादातर ट्रांजेक्शन जो इसी के थ्रू होती है। तो सेक्शन 10 से लेकर 12 तक सारा उसकी ड्यूटीज क्या है, ठीक है, उसकी ड्यूटीज क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, और अगर उसने ये ड्यूटीज को पूरा नहीं किया तो उसकी लाइबिलिटीज क्या बनेगी, वो सभी के यहाँ पर इंफॉर्मेशन है। क्योंकि देखो इतना इंपॉर्टेंट पर्सन है तो इसको मैनेज करना जरूरी है। ठीक है, अगर ये अपनी मर्जी से काम करेगा तो उससे क्या होगा, हमारे जो इन्वेस्टर्स होंगे उनको लॉस होगा। ठीक है, और हमारी फॉरेन रिजर्व्स जो है वो कम भी होंगे। तो इसीलिए इनको रेगुलेट करने के लिए इनको पहले ही बता दिया जाता है कि आपकी ये ड्यूटीज है, और अगर आप इसको नहीं पूरा करोगे तो आपको ये पेनल्टीज भरनी पड़ेगी। इससे वो पर्सन जो है कंट्रोल में रहता है। क्लियर है आपको? क्लियर है। नेक्स्ट देखो सेक्शन 13 एंड 15। सेक्शन 13 एंड 15 डील करता है पेनल्टीज एंड एनफोर्समेंट ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। यानी कि जो हमारा सेक्शन 13 एंड 15 है वो क्या कहता है कि जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज है वो जो भी यहाँ पर पेनल्टीज लगाएगा, मैंने बताया था ना कि ये पर्सन को बुलाता है, उसको नोटिस देता है, उससे उसको फिर फैसला सुनाता है। तो ये जो भी पेनल्टीज लगाएगा, जो भी फैसला सुनाएगा, ऑर्डर देगा, वो इन्फोर्सिएबल होगा, उसको इन्फोर्स किया जाएगा उस पर्सन पे। ठीक है, सेक्शन कौन है, सेक्शन 13 एंड 15। इसके अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन पे मान लो 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा, पेनल्टी लगा, तो ये पर्सन ऐसा नहीं कह सकता कि मैं नहीं पे करूंगा। सेक्शन 13 एंड 15 आ जाएगा उसके पास, उसको कहेगा भाई देख तेरे को करना ही पड़ेगा, उसको जबरदस्ती ये जो पेनल्टी है वो यहाँ पर भरवानी पड़ेगी। नेक्स्ट देखो क्या है, सेक्शन 36 एंड 37। ठीक है, सेक्शन 36 और 37। ठीक है, जो सेक्शन 36 और 37 है वो डील करता है डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट के साथ। ठीक है, उसको यहाँ पर पावर्स प्रोवाइड करता है कि वो जो है इन्वेस्टिगेट कर सके फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को, कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं क्या वो प्रॉपर तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर उन सभी पावर्स प्रोवाइड करेगा जिनका हेल्प से जो हमारा डायरेक्टर एनफोर्समेंट है वो यहाँ पर जो है इन्वेस्टिगेट कर सके, और अगर कहीं कोई पर्सन पकड़ा जाता है, कोई अनऑथराइज काम करता है, तो उसको यहाँ पर पेनल्टी भरनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ तक हमने फेमा एक्ट के बारे में भी पढ़ लिया, फेडाई के बारे में भी पढ़ लिया। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ तक किसी भी तरह का डाउट हो तो आप जो चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो फटाफट से मुझे चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए अगर आपको यहाँ पर किसी भी तरह का डाउट, फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको यहां तक क्लियर है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखो यहाँ पर क्या है, एफएक्स रिटेल प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब ये क्या होता है, नाम से आपको पता लग रहा हो, ये प्लेटफॉर्म बनाया गया था रिटेल कस्टमर्स के लिए। किसके लिए? रिटेल कस्टमर्स के लिए। ठीक है, तो इस प्लेटफॉर्म के बनने से पहले जो हमारे रिटेल कस्टमर्स होते थे वो करेंसी के प्राइस फिक्स करने में कोई भी रोल नहीं प्ले करते थे। यानी कि करेंसी का जो भी प्राइस फिक्स होता था वो जो हमारे अदर पार्टिसिपेंट्स होते थे, जैसे बैंक्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगी, वही जो है यहाँ पर करेंसी का प्राइस जो है वो फिक्स करते थे। क्लियर है, जिसकी वजह से जो करेंसी के प्राइजेस वगैरह होते थे वो सही तरीके से जो है फिक्स नहीं हो पाते थे, उनके जो है प्राइसिंग सही से नहीं हो पाती थी। तो इस चीज को दूर करने के लिए यहाँ पर जो है आरबीआई ने एफएक्स रिटेल प्लेटफॉर्म लिया है, जिसके अकॉर्डिंग, ठीक है, इसकी हेल्प से अब जो रिटेल कस्टमर्स हैं, ठीक है, रिटेल कस्टमर्स हैं, वो भी करेंसी के प्राइजेस में प्राइस फिक्सेशन में अपना रोल प्ले कर सकते हैं। यानी कि जब भी करेंसी का प्राइस फिक्स किया जाएगा कि किस रेट पे खरीदा जाएगा, किस रेट पे सेल किया जाएगा, तो उसमें जो कस्टमर्स होंगे वो भी यहाँ पर बिडिंग करेंगे, वो भी अपना प्राइस यहाँ पर बताएंगे। क्लियर है आपको? तो इस प्लेटफॉर्म की हेल्प से रिटेल कस्टमर आसानी से जो है यहाँ पर फॉरेन करेंसीज को खरीद सकते थे और बेच सकते थे, और वो जो प्राइस फिक्स होता था उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते थे। तो यहाँ पर देखो एफएक्स रिटेल एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का मतलब कि हम जो है इंटरनेट की हेल्प से यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन है वो कंडक्ट कर पाते थे फॉर बाइंग सेलिंग फॉरेन एक्सचेंज बाय रिटेल कस्टमर ऑफ बैंक। ठीक है, अब इस प्लेटफॉर्म की हेल्प से जो हमारे रिटेल कस्टमर्स होते थे बैंक्स के, ठीक है, जिन्होंने बैंक में अपना अकाउंट ओपन किया होता था, वो जो है आसानी से इस प्लेटफॉर्म की हेल्प से फॉरेन करेंसी को खरीद या फिर बेच सकते थे। ठीक है, अब इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के आने से फायदा क्या हुआ? सबसे पहले देखो ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब कि जो प्राइस फिक्स किया गया हो उसके बारे में सभी को पता है, जो हमारे रिटेल कस्टमर्स हैं उनको भी पता है कि प्राइस कैसे फिक्स किया गया है। ठीक है, उससे रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन उनके पास होती है, तो ट्रांसपेरेंसी आती है। इसके साथ साथ कंपटीशन होता है। कंपटीशन होने का मतलब, अब देखो बैंक्स भी हैं, रिटेल कस्टमर्स भी हैं, दोनों बोली लगा रहे हैं, कंपटीशन होगा। अब इससे बेनिफिट क्या होगा? जो हमारा प्राइसिंग होगा ना, जो हमारे यहाँ पर
करेंसीज का प्राइसिंग होगा वो यहाँ पर अच्छा होगा, अच्छा प्राइस यहाँ पर जो है फिक्स किया जाएगा। अब बैंक अपनी मर्जी से जो है यहाँ पर प्राइजेस को फिक्स नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखो, अब इसका ये फॉर्मेशन कब हुआ था, कैसे ये बना था। सबसे पहले देखो, इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया था 5 अगस्त 2019 को। तो ये आपने डेट याद रखनी है क्योंकि इसके ऊपर एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। इसको लॉन्च किया गया था 5 अगस्त 2019 को। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, पर डेवलप किया गया था किसने, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि इंडिया की ही एक कंपनी है, ठीक है। तो इसके ऊपर एमसीक्यू बनेगा कि इंट्रोड्यूस किसने किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, पर इसको बनाया किसने, इसको डेवलप किसने किया, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्लियर आपको। नेक्स्ट देखो क्या है, यूएस डॉलर इंडेक्स, ठीक है। अब ये यूएस डॉलर इंडेक्स क्या होता है, तो यहाँ पर देखो नाम से आपको पता लग रहा है कि ये यूएस डॉलर से रिलेटेड, जो हमारा अमेरिका का डॉलर है उससे रिलेटेड है। तो यूएस डॉलर इंडेक्स मेनली क्या होता था, ये वैल्यू कैलकुलेट करता था किसकी, डॉलर की अगेंस्ट डिफरेंट डिफरेंट जो करेंसीज है। क्लियर है। तो यूएस डॉलर इंडेक्स जो बनाया गया था वो स्पेसिफिकली ये करता था, जो हमारी यूएससी गवर्नमेंट है वो जिन भी कंट्रीज के साथ ज्यादा डीलिंग करती है, ठीक है, उनकी जो करेंसीज है उनके अगेंस्ट यूएस डॉलर की यहाँ पर क्या वैल्यू है उसे यहाँ पर कैलकुलेट करता था। तो यहाँ पर देखो, यूएस डॉलर इंडेक्स इज यूज टू मेजर द रिलेटिव वैल्यू ऑफ द डॉलर, ठीक है। डॉलर की वैल्यू किसके अगेंस्ट, बास्केट ऑफ 6 वर्ल्ड करेंसीज। बास्केट ऑफ का मतलब कि ये जो है 6 करेंसीज के अगेंस्ट डॉलर की वैल्यू चेक करता था कि इन 6 करेंसी के अगेंस्ट डॉलर की वैल्यू कितनी है, ठीक है। अब ये 6 करेंसीज क्यों चूज की गई थी, क्योंकि जो यूएसए का ट्रेड है वो इन कंट्रीज के साथ ज्यादा होता था और इन करेंसीज के साथ डीलिंग यहाँ पर ज्यादा होती थी, ठीक है। अब ये 6 करेंसीज कौन सी है, यूरो है, स्विस फ्रैंक है, जापानीज येन है, कैनेडियन डॉलर है, ब्रिटिश पाउंड है और स्वेदिश क्रोनर है, ठीक है। तो ये कुछ हमारी 6 जो है यहाँ पर करेंसीज हैं जिनके साथ हम जो है वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, रिलेटिव वैल्यू कैलकुलेट करते हैं यूएस डॉलर की, कि इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी। क्लियर है आपको। नेक्स्ट देखो क्या है, लाइबोर, ठीक है। अब लाइबोर भी कुछ ऐसा ही है हमारा, ठीक है। लाइबोर का फुल नेम देखो क्या है, लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, ठीक है। अब ये लाइबोर बेसिकली क्या होता है, तो एक बेंचमार्क रेफरेंस रेट होता है। देखो दुनिया में जितने भी कंट्रीज हैं, ठीक है, वो जैसे बैंक्स हो गई, ठीक है, वो क्या करती हैं, लोन्स वगैरह यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो उन्हें जो है एक इंटरेस्ट रेट फिक्स करना होता है। क्या फिक्स करना होता है, इंटरेस्ट रेट फिक्स करना होता है। आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया था कि जो हमारे इंटरेस्ट रेट है वो 2 तरीके के होते हैं, एक फिक्स और एक वेरिएबल, ठीक है। अभी जो फिक्स होते हैं वो तो चलो फिक्स हो गए, ठीक है, उसके लिए तो यूज किया ही जाता है। साथ के साथ जो वेरिएबल इंटरेस्ट रेट होते हैं ना, उसके लिए ये जो बेंचमार्क रेट है ये काफी यूजफुल होता है। जब भी बैंक्स जो है अपना इंटरेस्ट रेट डिसाइड करते हैं कि उसे कितना इंटरेस्ट रेट यहाँ पर रखना है, तो वो जो है इस बेंचमार्क रेट के हिसाब से ही करती है। जैसे मान लो कि इंडिया की ए लिमिटेड बैंक है, ठीक है, यहाँ पर ए लिमिटेड बैंक है, इसने इंटरेस्ट रेट यहाँ पर देखना है, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल लेवल के, ठीक है, इंडिया के लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे अगर इसको इंटरेस्ट रेट फिक्स करना है तो ये पहले देखेगा कि लाइबोर क्या चल रहा है। मान लो लाइबोर अभी 8% का चल रहा है, तो वो जो है इसी के हिसाब से अपना इंटरेस्ट रेट जो है वो डिसाइड करेगा। मान लो लाइबोर 8 है तो ये 2% ऐड करके 10% जो है यहाँ पर डिसाइड कर देता है, ठीक है। तो लाइबोर एक बेंचमार्क रेफरेंस रेट होता है जिसका यूज करके इंटरनेशनल लेवल पे जो फाइनेंशियल एंटिटीज होती हैं वो यहाँ पर अपना इंटरेस्ट रेट वगैरह जो है वो फिक्स कर पाती हैं, ठीक है। जितना ज्यादा लाइबोर होगा उतनी ज्यादा जो है यहाँ पर इंटरेस्ट होगा, और जितना ज्यादा लाइबोर कम होगा उतना ज्यादा यहाँ पर जो है इंटरेस्ट रेट कम होगा, ठीक है। अब अगर मैं इंडिया के लेवल पे बात करूँ तो इंडिया में चलता है माइबोर, ठीक है। अगर जो सिर्फ इंडिया की बात करूँ, जो इंडियन बैंक्स हैं सिर्फ अगर वो इंडिया में ही ट्रेड करते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो अगर उसे इंटरेस्ट रेट यहाँ पर डिसाइड करना है तो वो माइबोर की हेल्प से यहाँ पर कर सकते हैं। क्लियर है आपको, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, अब ये जो लाइबोर है वो मेनली इशू किया जाता है वही 6 कंट्रीज जो हमने आप 6 कंट्रीज या फिर 6 करेंसीज के जो हमने अभी पढ़ा था। तो यहाँ पे देखो, इट वाज इशूड फॉर यूएस डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, यूरो, स्विस फ्रैंक, कैनेडियन डॉलर और जापानीज येन, ठीक है। तो ये कुछ हमारी 6 करेंसीज है जिसका आपने नाम याद रखना है, जिसके अगेंस्ट लाइबोर को जो है यहाँ पर इशू किया जाता था, ठीक है, इशू किया जाता है। अब जो लाइबोर है इसको कैलकुलेट और पब्लिश करने का काम कौन करता है, हमारा यहाँ पर आईसीआई बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। कौन सा, हमारा आईसीआई बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेशन, यही जो है कैलकुलेट करता है कि लाइबोर कितना होना चाहिए, ठीक है, और उसको पब्लिश करना है ताकि जो देश है उनको पता लग सके कि अभी लाइबोर का यहाँ पर प्राइस कितना चल रहा है। क्लियर है आपको। तो ये हमारे 2 इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं, यूएस डॉलर इंडेक्स, लाइबोर, जिसके हेल्प से हम जो है यहाँ पर प्राइजेस वगैरह फिक्स कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो अगर क्लियर है तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में जरूर मैसेज कर दीजिए। नेक्स्ट देखो हमारे यहाँ पे डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ठीक है। अब ये डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जनरली एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, इसको फंड्स की जरूरत है, ठीक है। तो अगर देखो, अगर ये फंड रेज करना चाहती है तो वो अपने इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है, डिबेंचर्स इशू कर सकती है ना।
उससे वो फंड रेज कर सकती है। अगर ये कंपनी इंडिया में अपने इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है, करना चाहती है, पब्लिक को इशू करना चाहती है, तो वो आईपीओ के थ्रू जो है अपने शेयर्स को इशू कर सकती है और फंड रेज कर सकती है। ठीक है, अब आप ही सोच के देखो, चलो इंडिया है, उसके लिए आईपीओ है, अगर इस कंपनी को किसी फॉरेन कंपनी में शेयर्स इशू करने, अपने इक्विटी शेयर्स जो है इशू करने हैं, तो वो फिर क्या कर सकती है, तो वो डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू कर सकती है। तो डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो है वो बेसिकली ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनकी हेल्प से जो एक कंपनी है वो फॉरेन कंट्री में जाकर अपने जो शेयर्स है वो इशू कर सकते हैं। ठीक है, तो डिपॉजिटरी बेसिकली इक्विटी शेयर्स ही होते हैं। ठीक है, डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो है वो इक्विटी शेयर्स में ही जो है इक्विटी शेयर्स में ही मेंटेन किए जाते हैं। ठीक है, अगर आप किसी कंपनी के डिपॉजिटरी रिसिप्ट परचेज कर लेते हो तो आप जो है उस कंपनी के ऑनर बन जाते हो, आपकी उस कंपनी में जो है पार्टनरशिप बन जाती है। क्लियर है आपको? तो अगर कोई पर्सन, कोई कंपनी फॉरेन में जाकर, इंडिया की मान लो इंडिया की यूएसए में जाकर शेयर्स इशू करना चाहती है, तो वो डिपॉजिटरी रिसिप्ट की हेल्प से जो है यहाँ पर शेयर्स को इशू कर सकती है। क्लियर है आपको? तो यहाँ पे देखो, ए डिपॉजिटरी रिसिप्ट इज अ नेगोशिएबल सर्टिफिकेट रिप्रेजेंटिंग शेयर्स इन अ फॉरेन कंपनी। तो ये क्या होता है, एक नेगोशिएबल सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपके जिसने भी इसको खरीदा हुआ है, मान ले ए पर्सन है, ठीक है, तो ए पर्सन के लिए ये रिप्रेजेंट करता है कि ए पर्सन ने जो है एक फॉरेन कंपनी में जो है इतने शेयर्स परचेज किए हुए हैं। मान लो इसने जो है, मान लो 10 जो है यहाँ पर डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो है वो परचेज किए। ठीक है, और एक डिपॉजिटरी रिसिप्ट की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 10, मतलब कि एक रिसिप्ट खरीदोगे तो आप उस कंपनी के 10 शेयर्स परचेज कर लेते हो। ठीक है, तो ये 10 डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या प्रेजेंट कर रहे हैं कि ए पर्सन ने जो है फॉरेन कंपनी में, मान लो वो इंडिया की कंपनी है, उसमें जो है यहाँ पर 100 शेयर्स, ठीक है, 100 इक्विटी शेयर जो है वो परचेज किए हुए हैं, वो एक्वायर यहाँ पर किए हुए हैं। क्लियर है आपको? अब ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है? ठीक है, अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी आप पूछोगे। नेगोशिएबल का मतलब कि ये इजीली ट्रांसफरेबल होता है। अगर मान लो ये ए पर्सन, इसे किसी टाइम पे लगता है कि मुझे ये शेयर्स नहीं चाहिए, तो वो जो है आसानी से इन शेयर्स को किसी दूसरे पर्सन को बेच सकता है, क्योंकि ये जो डिपॉजिट रिसिप्ट होते हैं वो हमारे लोकल स्टॉक एक्सचेंज में जो है लिस्टेड होते हैं। यानी कि अगर यूएसए में डीलिंग हो रही है तो यूएसए का जो स्टॉक एक्सचेंज है वहां पर ये डिपॉजिट रिसिप्ट जो है वो यहाँ पर लिस्टेड होंगे, और ये जो है वहां की स्टॉक एक्सचेंज में जाके आसानी से इसको जो है ट्रांसफर कर सकता है, यानी कि बेच सकता है। क्लियर है आपको? ठीक है, अब इसका प्रोसेस क्या होता है? ठीक है, इसका प्रोसेस क्या होता है, एक कोई भी कंपनी डिपॉजिटरी रिसिप्ट को कैसे इशू करती है। तो सबसे पहले देखो, एक इशूइंग कंपनी होती है, मान लो ये इंडिया में रहती है, क्या है ये इंडिया की कंपनी, जिसको इक्विटी शेयर जो है वो इशू करने, कहाँ पे इशू करते हैं, यूएसए में इशू करने। ठीक है, तो इशूइंग कंपनी कौन है, जो शेयर्स को इशू करना चाहती है। ठीक है, अब इशूइंग कंपनी जो है डायरेक्टली डिपॉजिट रिसिप्ट को इशू नहीं कर सकती है, इसको एक ऐसा इंटरमीडिएरी चाहिए जो कि इसके बिहाफ पर काम करे। तो ये जो है इंडिया में ही कोई भी बैंक को यहाँ पर सिलेक्ट करेगा, जिसको हम डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक कहते हैं। ये जो शेयर्स है वो इस डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक को जो है वो दे देगा। ठीक है, इशूइंग कंपनी क्या करेगा, एक बैंक सेलेक्ट करेगा जो कि इंडिया में ही होगी, जिसको हम डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक कहेंगे, उसको जो है ये शेयर्स देगा। अब ये जो डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक है, अब ये क्या करेगा, यूएसए में, मान लो कि यूएसए में आप जो है शेयर्स इशू करना चाहती है कंपनी यूएसए में, तो यूएसए के एक बैंक से ये जो है कांटेक्ट करेगा। ठीक है, ये कहेगा कि XYZ लिमिटेड कंपनी है, वो यूएसए में जो है यहाँ पर शेयर्स को इशू करना चाहती है। ठीक है, उसने मुझे शेयर्स इशू दे दिए हैं, मैं आप जो है इसको आगे काम करवाओ। ठीक है, तो ये इससे कांटेक्ट करेगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो ये जो है अब इसको वो शेयर जो है यहाँ पर दे देगा। अब ये जो ट्रेडिंग होती है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है। ठीक है, जो कस्टोडियन बैंक है वो एक्नॉलेज कर देगा किसको, यहाँ पर हमारा जो यूएसए में एक बैंक है जिसका नाम क्या है, हमारा ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक। अब ये ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक देखो क्या करेगा, बेसिकली ये जो है इन शेयर्स के अगेंस्ट जो है डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू कर देगा किसको, फॉरेन इन्वेस्टर को। ठीक है, तो प्रोसेस बेसिकली क्या हुआ, ये कंपनी XYZ लिमिटेड जो है पैसा इक्विटी शेयर्स इशू करना चाहती है, इसने एक कस्टोडियन बैंक जो है इशू किया जो कि इंडिया में ही हुआ है, तो इसको हम डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक कहेंगे। अब ये जो है फॉरेन में जाके किसी दूसरी बैंक जो है उसके साथ कॉन्टैक्ट करेगा कि हमें शेयर्स इशू करने। ठीक है, अब जैसे ही इसके साथ कॉन्टैक्ट करेगा, अब ये जो है फॉरेन में जो इन्वेस्टर बैठा है उसके साथ कॉन्टैक्ट करेगा, उसको कहेगा कि आप ये शेयर जो है यहाँ पर परचेज कर लो। इन्वेस्टर जैसे ही राजी होगा कि हाँ मैं खरीदने के लिए राजी हूँ, तो ये क्या करेगा, ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक जो है यहाँ पर एक रिसिप्ट देगा। ठीक है, जैसे ही इसने शेयर्स परचेज किए, फॉरेन इन्वेस्टर ने इससे शेयर्स लिए, तो इसके अगेंस्ट ये एक रिसिप्ट जो है पब्लिश करेगा। उस रिसिप्ट को ही हम यहाँ पर क्या कहते हैं, डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ये पैसा पे करेगा इसके पास से चले जाएगा किसके पास, इशूइंग बैंक के पास। क्लियर है? तो इसने शेयर इशू कर दिए, इसको शेयर्स मिल गए। ठीक है, और इसने इसको यहाँ पर फंड प्रोवाइड कर दिया। तो ये हमारा एक सिंपल सा प्रोसेस होता है डिपॉजिटरी रिसिप्ट का।
क्लियर है आपको। नेक्स्ट देखो टाइप्स ऑफ, ठीक है। अब जो हमारे डिपॉजिटरी रिसिप्ट होते हैं वो मेनली दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। मेनली अगर आप बात करो तो यहाँ पर हमारे दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, नाम से आपको पता लग रहा होगा, ऐसे डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो कि हमारे जो अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंजेस है वहां पे डील किए जाते हैं। यानी कि अगर किसी कंपनी को अमेरिका में इक्विटी शेयर्स इशू करना है तो उसे जो है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो है यहाँ पर इशू करना पड़ेगा। क्लियर है आपको? क्लियर है। तो यहाँ पर देखो इट इज अ यूएस बैंक इशूड सर्टिफिकेट। अब इसको जो इशू करेगी वो कौन करेगी? यूएस बैंक, जो हमारी यूएस बैंक है वही यहाँ पर इशू करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो ओवरसीज, ठीक है, जो हमारी ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक होगी वो हमेशा अमेरिका की ही बैंक होगी। क्लियर है। और डिपॉजिटरी रिसिप्ट कौन इशू करता है? हमारा ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक ही यहाँ पर इशू करता है। तो इसीलिए ये इट इज अ यूएस बैंक इशूड सर्टिफिकेट रिप्रेजेंटिंग द शेयर्स इन अ फॉरेन कंपनी, जो रिप्रेजेंट करती है शेयर्स को कि हमने जो है फॉरेन कंपनी में शेयर्स परचेज किए हैं फॉर ट्रेड ऑन अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज। अब ये जो एडीआर है वो बेसिकली कहाँ पे ट्रेड किया जाता है? अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में। यानी कि अगर किसी पर्सन के पास एडीआर है, मान लो ए पर्सन के पास एडीआर है, ठीक है, ठीक है, और वो सिर्फ और सिर्फ इसको अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में ही ट्रेड कर सकता है। नेक्स्ट देखो है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अगर आप किसी कंपनी को अमेरिका के अलावा किसी और कंट्री में जो है यहाँ पर इक्विटी शेयर्स इशू करने हैं, खास करके जो हमारी यूरोपियन कंट्रीज होती हैं, तो वहां पे यूज किया जाता है हमारा ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ठीक है। इसको हम इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसिप्ट भी कहते हैं। तो अमेरिका के अलावा अगर कंपनी को कहीं से भी फंड रेज करना है इक्विटी शेयर्स को इशू करके, तो वो जो है यहाँ पर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो है वो इशू कर सकती है। क्लियर है आपको? तो दोनों में डिफरेंस क्या है? वो सिर्फ अमेरिका के लिए है और ये जो है अमेरिका के अलावा है। तो यहां तक हमने जो है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है वो डिटेल में स्टडी कर लिया है। हमने डिटेल में देखा कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है, कैसे काम करती हैं, कितनी तरह की होती हैं। हमने यहाँ पर पार्टिसिपेंट के भी बारे में पढ़ा। तो अगर आपको यहाँ तक किसी भी तरह का डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो, ताकि किसी भी तरह का यहाँ पर आपको डाउट ना हो। क्लियर है?